जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट का जो आपका पेपर होने वाला है 2023-24 में, तो कल आपको 20 दिसंबर को आपको कक्षा 7 का आपका हिंदी विषय का पेपर है, जो कि आपका 60 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो आपका 100% जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, उसके सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। साथ साथ उन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर भी इस वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप पूरे 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इस वीडियो को पूरा देखिए और फुल अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सभी क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं उनके क्या है, आपको आंसर याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप आंसर ही याद नहीं करेंगे तो आप पेपर में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी के आंसर आपको याद करने जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। ठीक है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रोल नंबर खाली छोड़ देंगे, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट इसमें उसका रोल नंबर डाल दे और आपके अंक उसकी हो जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपका शब्दों में लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। शाला का नाम यहाँ पर लिखना है, जो भी स्कूल का नाम आपका है, डाई स्कूल का लिखना है आपको, परीक्षा का केंद्र लिखना है और परीक्षा की दिनांक आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये सभी बॉक्स भरने के बाद ही आपको क्या है, जो आपका पेपर है उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर दिया गया है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि है आपका भोपाल। भोपाल को क्या कहा जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोपाल। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया था कि अवंतिका नगर को प्रायः जानते हैं। तो क्या रीवा के नाम से जानते हैं, सीहोर, सागर या उज्जैन। तो अवंतिका नगर को हम प्रायः उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर इस तरीके से लिख देना है, जो कि आपको विद्यार्थी लिखना है उज्जैन। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको दिया गया है कि थर्ड क्वेश्चन है कि दिन शब्द का विलोम होगा। तो दिन शब्द का विलोम होता है वो आपका रात होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको हो जाएगा रात। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके हास यानी हंसी, क्रोध यानी कि आप जब गुस्सा करते हैं तो आपका क्रोध आता है, रति और भय। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका होता है रति। ठीक है, जबकि जो आपका क्रोध होता है ये आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। किसका होता है, रौद्र। और जो आपका भय होता है ये आपका होता है भयानक रस का स्थायी भाव। आपका स्थायी भाव एक ना एक आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, पूरे आप 60 में से 60 अंक ला सकते हैं। बस एक ही वीडियो को पूरा देखना है और 60 में से 60 अंक बिल्कुल आसानी से आपकी पकड़ में होंगे। ठीक है, और यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की आपको मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप आसानी से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रातः निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो ये आपका जो उपमा है ये अलंकार है, जबकि करुण के आपका ये वीरो आपका क्या रस होता है, करुण भी रस होता है, रौद्र रस होता है। जबकि जो उपमा है ये क्या होता है, आपका अलंकार होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य आपका अलंकार कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपका काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद आता है, यानी कि जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, जो हमें आनंद आता है, वो आनंद आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आनंद आता है तो उसे हम बोलते हैं रस। ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं आप अलंकार गलत हो जाएगा, आपका दोहा भी गलत हो जाएगा, छंद भी गलत हो जाएगा। जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे जो हमें आनंद मिलता है उसे हम बोलते हैं रस बोलते हैं। ठीक है, और रस के प्रकार और स्थायी भाव आपको याद करने हैं, ये मैंने बता दिया है। बड़ों का करना चाहिए, तो बड़ों का हमेशा क्या सम्मान करना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये सम्मान वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट है सूरज का समानार्थी शब्द हमें बताना है। तो सूरज का जो समानार्थी शब्द होता है वो आपका होता है दिनकर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है ये वाला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है दिनकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुख का विलोम होगा। सुख का विलोम क्या होगा, क्या प्रयास होगा, क्या खुश होगा, क्या संप्रसन्न या दुख। तो सुख का विलोम शब्द आपका हो जाएगा दुख, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। सुख का विलोम शब्द दुख। ठीक है,
और यदि आपसे खुशी का पूछा जाए तो खुशी का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, खुशी का आपका हो जाएगा दुख। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, प्रसन्न का हो जाएगा प्रसन्न, अप्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान आपको रखने हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक जो रहेंगे वो रहेंगे आपके कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको क्या लिखने हैं, एक वाक्य में लिख सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 3 अंक निर्धारित किए गए, यानी 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए 3 अंक के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है आपका मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। देखिए मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की हमें क्या है, सेवा करनी चाहिए। किनकी करनी चाहिए, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनकी ही हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है। क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है अपने ज़िले की नदी की विशेषताओं का वर्णन हमें करना है। तो पहला हो जाएगा आपकी विशेषता कि हमारी नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। यदि आपको अपने ज़िले में कोई भी नदी बहती है उसके बारे में यदि आप जानते हैं तो उसके बारे में भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, आप जानते होंगे उनकी 3 विशेषताएं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये नदी घाटी का विस्तार कुल 6000 यहाँ पर दिया गया है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट है ये नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। तो इस तरीके से ये आप पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरे अंक आपको मिलेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पर वी उपसर्ग जुड़कर कोई हमें क्या है 2 शब्द बनाने हैं। तो ये आपका विज्ञान में आपका क्या होता है, वी उपसर्ग होता है और जो मूल शब्द होता है वो आपका मूल शब्द होता है आपका ज्ञान। तो इससे आपका बनता है विज्ञान। वही हम बात करें विजय में, तो जो विजय शब्द होता है इसका जो आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है वो वी उपसर्ग होता है और इसका जो मूल शब्द होता है वो आपका होता है जय। ठीक है, तो वी उपसर्ग और जय शब्द से मिलकर बनता है आपकी विजय। तो ये पूरा शब्द बन जाता है, तो इसमें वी उपसर्ग हो जाएगा। तो ये 2 शब्द बन जाएंगे आपके विजय से। ठीक है, वी से आपके उपसर्ग से 2 शब्द बने हैं, वो आपका विज्ञान और आपका विजय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है जो कि है आपका मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन सी हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में प्रमुख बोली हो जाएंगी बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी और भीली प्रमुख बोलियाँ हैं। बोलियों के साथ ही कोरकू एवं गोंडी जैसी बोलियाँ भी यहाँ पर क्या है बोली जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, जो कि है आपका कि जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं, ये हमें बताना है। देखिए विफलताएं मनुष्य के पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं, वे उसके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। विद्यार्थियों हम लगातार आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आपकी मदद हो सके, आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है कबीरदास ने बुराई करने वाले के लिए क्या कहा है। तो निंदा करने वाले व्यक्ति को आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए, तब बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, तो इसे भी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका घाघ और बड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो यदि सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में बादल छाए रहें और प्रातः काल सूर्य के दर्शन न हो तो निश्चय ही 4 महीने में जोरदार वर्षा होगी। तो ये आपका आंसर आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। देखिए भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, बताता है सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया, यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो नारा दिया गया था वो था जय हिंद का नारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर अगला आपका दिया गया है जो कि है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि बलराम कृष्ण को क्या कहकर चलाते थे। तो यहाँ पर देखिए बलराम कृष्ण को मूल देकर खरीदा हुआ बताते हैं। यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है। कृष्ण के माता पिता कौन है। नंद और यशोदा दोनों ही गोरे हैं के रंग के हैं। उसका शरीर सांवला क्यों है। इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चलाते हैं। तो ये आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 20 का। बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं, पूरा आंसर आपको बता दिया गया है। अब आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि आपके रहते हैं 21-24 तक के। इसमें आपको 5 अंक आपको निर्धारित हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है रसों के नाम और स्थायी भाव हमें लिखने हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। श्रृंगार का रति होता है, करुण का शोक होता है, हास्य का हंसी होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है, बीभत्स का जो गुस्सा होता है वो वात्सल का रति होता है। यदि आपने ये याद कर लिए तो ये आपकी कक्षा 12वीं तक ये आपके काम आएंगे। विद्यार्थियों कक्षा 12वीं तक ये आपके काम आएंगे, इसलिए इसे आज ही याद कर लीजिएगा सभी रसों के स्थायी भावों को। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके आंसर को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23वां आपका दिया गया है, जो कि औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर हमें बताना है। तो देखिए, औपचारिक पत्र पत्राधिकारी या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक पत्रों का उपयोग आकस्मिक एवं व्यक्तिगत संचार में किया जाता है। तो ये आपको पूरा आंसर यहाँ से लिख देना है। ये आंसर आपको नोट करना है, ठीक है। अगला आपका दिया गया था, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24वां। कभी निरंतर चलते रहने का महत्व क्यों दे रहे हैं? देखिए, कभी निरंतर चलते रहने का महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ठहरना, पतन और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और पूरे आंसर आपको बता दिए गए हैं। यदि इन सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं तो आप अपने पेपर में 60 में से 60 अंक बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। और पेपर होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने नंबर का पेपर करके आए हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।